एटॉमिक स्ट्रक्चर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एनर्जी लेवल्स। इन तीन चीज़ों के बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कहते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक एटम जो है उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, उसका जनरल स्ट्रक्चर किस टाइप का। देखें, हम सबको पता है कि मैटर जो है, ठीक है, इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो मैटर है। या तो मैटर की 3 स्टेट्स हैं या 4 स्टेट प्लाज्मा हो सकती है। मैटर की बेसिक स्टेट्स जो हैं वो 3 हैं, या वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। इन 3 स्टेट्स में हमारी दुनिया में मैटर पाया जाता है। तो मैटर जो है वो मिलके बना है एटम से, मॉलिक्यूल से। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक एटम का जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। तो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है कार्बन एटम है। ये जो है ग्रुप 4 का एलिमेंट है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी देखिए, इसमें जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ब्लू कलर में प्रोटॉन्स हैं, और ऑरेंज कलर में आपको न्यूट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटम में आपस में इक्वल होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स है। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, आप कह सकते हैं कि इनकी मजबूरी है कि इन्होंने लाजमी जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे इनको फोर्स मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो स्टूडेंट्स समझते हैं कि ये न्यूक्लियस जो है ये रेस्ट पोजीशन पे है। ये न्यूक्लियस रेस्ट पोजीशन पे नहीं है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये प्रोटॉन्स भी और न्यूट्रॉन्स टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उनकी मूवमेंट जो है वो सर्कुलर है। वो रिवॉल्व कर रहे हैं एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसमें नजर आ रहा है कि ये 2D डायग्राम है। अगर आप इसको 3D देखें तो हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना ऑर्बिट है। जैसे इस इलेक्ट्रॉन का एक अपना ऑर्बिट है, यहाँ पे ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन का एक अपना ऑर्बिट है, इस इलेक्ट्रॉन का एक अपना ऑर्बिट है। तो ये अपने अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। ये परफेक्ट ओवल हो सकता है, परफेक्ट राउंड भी हो सकता है। तो असल में ये जो ऑर्बिट्स हैं ये कोई फिजिकल चीज नहीं है, बल्कि ये एक मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ऑर्बिट है, आप जैसे कि कार्बन एटम में 2 ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कोई फिजिकल चीज नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये न्यूक्लियस है, और इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो आज हमने जाना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्यों रिवॉल्व करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसलिए इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब हम आते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तरफ। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब ये है कि यहाँ पे अभी हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, तो उसके अंदर हमने 3 पार्टिकल्स पढ़े, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये हमारे होंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जैसे कि अब न्यूक्लियस जो है वो लाई करता है सेंटर ऑफ द एटम में, लाई करता है। इसमें प्रोटॉन्स हैं, ये हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं, और न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो आउटर मोस्ट रीजन्स जो हैं वो ऑर्बिट्स हैं, जिसमें एटम के जो आउटर मोस्ट रीजन, ये जो रीजन है सर्कुलर, या यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है इसकी मोशन, इनको हम शेल्स भी कहते हैं, इनको हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं। तो अगर आप टेक्निकली आप कहें तो इनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो बेसिकली हमारे पास शेल्स हैं, ये आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एटम है, ठीक है। तो अब एनर्जी लेवल्स में हम आते हैं कि एनर्जी लेवल क्या चीज़ है। अब ये थोड़ी समझने की चीज़ है। देखें, दोबारा एटम की तरफ आते हैं, अपने कार्बन एटम की तरफ। इसमें एनर्जी लेवल थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब देखें, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के जितना करीब है, उसका एनर्जी लेवल उतना ही कम है। जो
इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस से दूर हैं, उनका एनर्जी लेवल उतना ही ज्यादा है। हम ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस इलेक्ट्रॉन को चाहता हूं कि यहाँ से अपना ऑर्बिट छोड़ दे, तो क्या होगा? मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, वो एनर्जी हीट की फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में हो सकती है, कोलिजन की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, आयोनाइजेशन प्रोसेस हो सकता है, जिसके थ्रू क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आके इसको हिट करेगा, या एक फोटॉन, फोटॉन जो है वो लाइट है हमारे पास, एक फोटॉन आके इसको हिट करेगा, तो ये, या रेडिएशन, जो हीट रेडिएशन आके इसको हिट करेगी, तो ये क्या करेगा, अपना ऑर्बिट छोड़ देगा। इसके ऊपर जो है वो जो न्यूक्लियस की फोर्स लग रही है वो कम लग रही है, तो हम इसीलिए कहते हैं कि इसके पास ऑलरेडी ये हाई लेवल ऑफ एनर्जी पे है, तो इसको कम भी एनर्जी मिली तो ये अपना ऑर्बिट छोड़ जाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है ये लो लेवल एनर्जी पे है, इसको सेम फोटोन अगर आप इसको हिट करवाएंगे, सेम लाइट आप इसको हिट करवाएंगे, ये अपना ऑर्बिट नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये लो एनर्जी लेवल पे है, क्योंकि यहाँ पे बाइंडिंग फोर्स इसके ऊपर ज्यादा लग रही है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, उनको अपने ऑर्बिट से हम रिमूव करवा सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो बाइंडिंग फोर्स है न्यूक्लियस की वो कम लग रही होती है, तो हम इसीलिए कहते हैं कि ये ऑलरेडी जो है हायर स्टेट ऑफ एनर्जी में है, तो इनको अगर कम एनर्जी वाला फोटोन भी हिट करेगा तो ये हो सकता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है अपना ऑर्बिट छोड़ दें। वैसे कार्बन एटम में ये बाइंडिंग फोर्स थोड़ी ज्यादा होती है, तो जो शेल्स इंक्रीज करते जाएंगे तो हर एक प्रोटॉन, हर एक एटम का एक अपना एनर्जी लेवल होगा, एनर्जी, एक अपना बैंड गैप होगा। बैंड गैप भी हम पढ़ते हैं सबसे पहले क्या चीज़ है। तो अभी तक हमने जो स्टडी किया वो एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी किया, सब एटॉमिक पार्टिकल स्टडी किया, और एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल में आप ये एक चीज अपने जहन में बैठा लें कि जो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से जितना दूर है उसके पास उतनी ही ज्यादा उसका एनर्जी लेवल उतना ही हाई है, क्योंकि उस कम एनर्जी में भी वो अपना ऑर्बिट छोड़ सकता है। तो तो यहाँ पे ये एनर्जी लेवल डायग्राम जो है हमारे पास ये यही शो कर रही है कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। तो हमारे पास जो होगा न्यूक्लियस से जो दूर लेवल होगा उतनी ही एनर्जी हमारे पास हाई होगी, और सबसे हाईएस्ट एनर्जी जो होगी वो वैलेंस लेवल की होगी, ठीक है। वैलेंस लेवल के बाद एक कंडक्शन लेवल भी आता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन एटम के अंदर जो है आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी जिन इलेक्ट्रॉन्स में है ना, वो वैलेंस या आउटर मोस्ट शेल है। आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास एनर्जी सबसे ज्यादा है, उनके पास एनर्जी, उनका एनर्जी लेवल ज्यादा है, ठीक है। Within the atomic structure of each and every isolated atom, there are specific energy levels associated with each shell and orbiting electron. अच्छा, ये जो एनर्जी लेवल है ये एसोसिएट है शेल के साथ। मैंने अभी आपको बताया कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन का सेम डिस्टेंस है, इनका एनर्जी लेवल दोनों का सेम है, इसलिए ये इस ऑर्बिट में लाई करते हैं। ये जो चार इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका एनर्जी लेवल डिफरेंट है, हाई है, इसीलिए ये इस ऑर्बिट में लाई करते हैं। अगर कोई और एटम है तो एक थर्ड भी शेल हो सकता है, तो थर्ड शेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं या जितने हैं उनका एनर्जी लेवल जो है वो ज्यादा होगा। तो जो आप न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे तो एनर्जी स्टेट जो है वो, एनर्जी लेवल जो है वो इलेक्ट्रॉन का हाई होता जाएगा। अब एक तो ये चीज होगी। अब आते हैं एनर्जी लेवल्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। अब एनर्जी लेवल में हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम तीन डिफरेंट टाइप्स के जो है वो मटेरियल्स के ऊपर स्टडी करते हैं। वो है इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स, ठीक है। अभी देखते हैं कि अब थोड़ा सा एनर्जी बैंड बैंड गैप के बारे में पढ़ते हैं। बैंड गैप क्या चीज़ है? अभी ये तो एनर्जी का हमें पता चल गया कि एनर्जी जो न्यूक्लियस से हम दूर जाते जाएंगे उस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होती जाएगी, वैलेंस लेवल के इलेक्ट्रॉन की सबसे हाईएस्ट एनर्जी होगी, तो इसीलिए हम वैलेंस लेवल के इलेक्ट्रॉन्स में हम ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उनको कम एनर्जी मिले तो वो अपना ऑर्बिट छोड़ सकते हैं। तो अभी एनर्जी लेवल्स, ये अगर देखें आप एनर्जी लेवल, तो इंसुलेटर में क्या है, अब देखें कंडक्शन बैंड क्या है। अब कंडक्शन बैंड को थोड़ा पहले पढ़ते हैं।
देखिए अब वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनका एनर्जी लेवल जो है हाईएस्ट होता है एटम में, ये अभी हमने पढ़ा। तो वैलेंस लेवल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम कह सकते हैं कि वो वैलेंस बैंड पे ऊपर है, उनका वो वैलेंस बैंड में है, ठीक है। अब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी। कंडक्शन बैंड क्या है? कंडक्शन बैंड ये है कि हमारे पास ये एटम है जो अभी हमने डिस्कस किया। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ देता है तो हम इसे कहते हैं कि ये कंडक्शन बैंड में चला गया। अगर ये अपने वैलेंस बैंड में ही रहता है, इसी ऑर्बिट में रहता है, अपने आउटर मोस्ट शेल में रहता है, तो हम कहते हैं कि ये वैलेंस बैंड में है, ठीक है। ये हमने बैंड डिसाइड किए होते हैं, जैसे कि हम स्कूलिंग सिस्टम में, यूनिवर्सिटी सिस्टम में सेमेस्टर सिस्टम को डिसाइड करते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में, एक सेकंड में, एक थर्ड में, ठीक है। तो इसी तरह हमने ये जो है हमने खुद कैटेगराइज किया हुआ है, कैटेगरी कैटेगराइज किया हुआ है कि हमारे पास, हमने कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल में होगा तो हम उसे कहेंगे वो वैलेंस बैंड में। तो अगर तो वो ये बैंड छोड़ देगा, इसका मतलब है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया है, वो कंडक्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास चला गया कंडक्शन बैंड में। तो लेकिन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हुए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी। अब देखें इसमें या तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में या कंडक्शन बैंड में, दरमियान में लाई नहीं कर सकता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप कह सकते हैं कि या तो स्टूडेंट जो है वो, कोई भी स्टूडेंट जो है वो फिफ्थ सेमेस्टर में या सिक्स सेमेस्टर में है। अब 5.5 सेमेस्टर कुछ नहीं हो सकता हमारे पास। तो इंसुलेटर हमारे पास इंसुलेटर में क्या है कि हमारे पास जो बैंड गैप है, अब देखें इस इलेक्ट्रॉन को, फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रॉन को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी चाहिए देंगे तब ही ये कंडक्शन बैंड में जाएगा। अगर इसको 4.5 भी मिलेगी ना तो ये वैलेंस बैंड में ही रहेगा। तो इंसुलेटर्स में क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं बैंड गैप। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड बैंड गैप। तो वैलेंस बैंड में जो हमारे पास, अब यहाँ पे बैंड गैप ज्यादा है इंसुलेटर्स में, तो इसीलिए इन ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कभी भी नॉर्मल वोल्टेज लेवल पे या नॉर्मल हीट में या नॉर्मल लाइट कंडीशंस में ये अपना बैंड कभी नहीं छोड़ते, ठीक है। इनको आप बहुत एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो तब ही ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एनर्जी इनको प्रोवाइड होगी बाई कोलिजन, तब ये इलेक्ट्रॉन्स अपना जो है ये बैंड यहाँ से छोड़ के कंडक्शन बैंड में जाएंगे। इसीलिए इंसुलेटर्स में हमारे पास करंट नहीं फ्लो होता। जैसे कि हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा कि हमारे पास जो वाई करंट डजंट फ्लो इन इंसुलेटर्स, तो हमने कहा वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स किन को बोल रहे होते हैं? जो कंडक्शन बैंड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे होते हैं। तो कंडक्शन बैंड में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्यों नहीं होते, आज उसका जवाब हमें मिल गया कि आप नॉर्मली जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उससे पूछें कि इंसुलेटर्स में करंट क्यों नहीं फ्लो होता, वो यही कहेगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते। तो अगर आप उससे पूछें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल जो है वो क्यों नहीं होते, तो उसका आंसर ये है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान बैंड गैप जो है काफी हाई होता है। इलेक्ट्रॉन्स को काफी हाई एनर्जी चाहिए अपना वैलेंस बैंड छोड़ने के लिए। तो अब इंसुलेटर के बाद कंडक्टर की तरफ आते हैं। कंडक्टर में यह है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इतने करीब होते हैं कि ओवरलैप हुए होते हैं। इसका मतलब है कि जो वैलेंस बैंड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो विदाउट एनी एनर्जी भी फ्री हो सकते हैं, विदाउट एनी एनर्जी भी कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। हाँ, अगर आप उनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो एकदम में कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए हमारे पास कंडक्टर में इजीली लो वोल्टेज के ऊपर भी करंट फ्लो होता है। हम तो ये है डिफरेंस, ये है बेसिकली डिफरेंस जो है वो इंसुलेटर्स और कंडक्टर में, क्योंकि बैंड गैप कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कम है, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर्स, जो भी मेटल्स हैं हमारे पास जैसे गोल्ड हो गया, अब इनका डिफरेंट बैंड गैप है। सच बात है, गोल्ड का बैंड गैप बहुत कम होगा, उसमें इजीली करंट फ्लो होता है, ठीक है। अब सिल्वर हो गया हमारे पास, ये सारे कंडक्टर्स हैं। इसमें क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बहुत करीब होते हैं। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को जरा सी भी एनर्जी मिली वो फौरन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो कंडक्ट करते हैं, इसलिए हम इसको कंडक्शन बैंड कहते हैं। लेकिन इन सेमीकंडक्टर्स में जो हमारे पास इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान लाई करते हैं इनकी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इनको एक खास हद तक वोल्टेज चाहिए होती है। अगर आप वो प्रॉपर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जैसे सेमीकंडक्टर डायोड में हम 0.7 वोल्ट जो है उसका पोटेंशियल ड्रॉप है, उसके बाद करंट फ्लो होता है 0.7 वोल्ट पहुंचने के बाद।
तो इसीलिए हमारे पास जो है जैसे यहाँ पे जर्मेनियम जो है 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हमारे पास करंट, तो सॉरी वोल्टेज। तो ये वोल्टेज अगर इसको अप्लाई करेंगे तो इसका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। अब सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम वोल्टेज लेवल को यूज करते हुए, एनर्जी लेवल को यूज करते हुए इनको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अगर एनर्जी लेवल थोड़ा सा ज्यादा देंगे ये फ्लो करेगा, थोड़ा सा कम देंगे ये फ्लो नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ना तो इनमें एनर्जी गैप जो है, बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है, ना इनमें बहुत कम होता है। तो इसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे 3 बैंड गैप्स गिवन है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड की तीनों। ठीक है, सबसे कम जो है जर्मेनियम का है 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के का अगर फोटॉन मिल जाए, लाइट या हीट मिल जाए इतने एनर्जी लेवल की, तो ये जो है इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जम करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही हम समराइज करते हैं कि हमने पढ़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। और उसके बाद हमने एनर्जी लेवल्स पढ़ा कि जो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से जितना दूर है उतना ही उसका एनर्जी लेवल हाई है। और उसके बाद हमने सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और कंडक्टर के दरमियान फ़र्क जाना, क्यों इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता और क्यों कंडक्टर में फ्लो होता है, और क्यों सेमीकंडक्टर में इन बिटवीन लाई करता है, कभी फ्लो होता है कभी नहीं फ्लो होता है। एक खास हद तक आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो फ्लो होगा, वरना नहीं होगा। तो